हाथों में तिरंगा और जुबां पर जय हिंद के नारे लिए आज हर हिंदुस्तानी उस रात के बारे में जानना चाहता है जब हमारे पूर्वजों ने पहली बार एक आजाद मुल्क में सांस ली होगी। कैसी रही होगी 14 से 15 अगस्त 1947 की रात? कैसा रहा होगा अपनी दिल्ली का नजारा? कैसे पूरी रात जागकर देश भर में लोगों ने एक आजाद होते हुए देश को न सिर्फ देखा होगा बल्कि जिया भी होगा। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। इस अधिनियम में कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को भारत व पाकिस्तान अधिराज्य नामक 2 स्वायत्त उपनिवेश बना दिए जाएंगे। ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। 1. स्वतंत्रता के साथ ही 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य, बाद में जमहूरिया ए पाकिस्तान और 15 अगस्त को संघ, बाद में भारत गणराज्य की संस्थापना की गई। इस घटनाक्रम में मुख्यतः ब्रिटिश भारत के बंगाल प्रांत को पूर्वी पाकिस्तान और भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बांट दिया गया और इसी तरह ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत को पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत और भारत के पंजाब राज्य में बांट दिया गया। इसी दौरान ब्रिटिश भारत में से सिलोन, अब श्रीलंका, और बर्मा, अब म्यांमार, को भी अलग किया गया, लेकिन इसे भारत के विभाजन में नहीं शामिल किया जाता है। इसी तरह 1971 में पाकिस्तान के विभाजन और बांग्लादेश की स्थापना को भी इस घटनाक्रम में नहीं गिना जाता है। नेपाल और भूटान इस दौरान स्वतंत्र राज्य थे और इस बंटवारे से प्रभावित नहीं हुए। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत और पाकिस्तान कानूनी तौर पर 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने। 2 लेकिन पाकिस्तान की सत्ता परिवर्तन की रस्में 14 अगस्त को कराची में की गई ताकि आखिरी ब्रिटिश वाइसराय लुइस माउंटबेटन कराची और नई दिल्ली दोनों जगह की रस्मों में हिस्सा ले सके। इसलिए पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त और भारत में 15 अगस्त को मनाया गया। भारत के विभाजन से करोड़ों लोग प्रभावित हुए। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 10,03,000 लोग मारे गए और करीब 1.46 करोड़ शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर बहुमत संप्रदाय वाले देश में शरण ली। भारत के ब्रिटिश शासकों ने हमेशा ही भारत में फूट डालो और राज्य करो की नीति का अनुसरण किया। उन्होंने भारत के नागरिकों को संप्रदाय के अनुसार अलग अलग समूहों में बांटकर रखा। उनकी कुछ नीतियां हिंदुओं के प्रति भेदभाव करती थीं तो कुछ मुसलमानों के प्रति। 20वीं सदी आते आते मुसलमान हिंदुओं के बहुमत से डरने लगे और हिंदुओं को लगने लगा कि ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेता मुसलमानों को विशेषाधिकार देने और हिंदुओं के प्रति भेदभाव करने में लगे हैं। इसलिए भारत में जब आजादी की भावना उभरने लगी तो आजादी की लड़ाई को नियंत्रित करने में दोनों संप्रदायों के नेताओं में होड़ रहने लगी। सन 1906 में ढाका में बहुत से मुसलमान नेताओं ने मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना की। इन नेताओं का विचार था कि मुसलमानों को बहुसंख्यक हिंदुओं से कम अधिकार उपलब्ध थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करती थी। मुस्लिम लीग ने अलग अलग समय पर अलग अलग मांगे रखी। 1930 में मुस्लिम लीग के सम्मेलन में प्रसिद्ध उर्दू कवि मोहम्मद इकबाल ने एक भाषण में पहली बार मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग उठाई। तथ्य वांछित 1935 में सिंध प्रांत की विधानसभा ने भी यही मांग उठाई। इकबाल और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मोहम्मद अली जिन्ना को इस मांग का समर्थन करने को कहा। तथ्य वांछित इस समय तक जिन्ना हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में लगते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि कांग्रेसी नेता मुसलमानों के हितों पर ध्यान नहीं दे रहे। लाहौर में 1940 के मुस्लिम लीग सम्मेलन में जिन्ना ने साफ तौर पर कहा कि वे 2 अलग अलग राष्ट्र चाहते हैं। उन्होंने कहा, हिंदुओं और मुसलमानों के धर्म, विचारधाराएं, रीत रिवाज और साहित्य बिल्कुल अलग अलग हैं। एक राष्ट्र बहुमत में और दूसरा अल्पमत में, ऐसे 2 राष्ट्रों को साथ बांध कर रखने से असंतोष बढ़कर रहेगा और अंत में ऐसे राज्य की बनावट का विनाश होकर रहेगा। हिंदू महासभा जैसे हिंदू संगठन भारत के बंटवारे के प्रबल विरोधी थे, लेकिन मानते थे कि हिंदुओं और मुसलमानों में मतभेद हैं। 1937 में इलाहाबाद में हिंदू महासभा के सम्मेलन में एक भाषण में विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था, आज के दिन भारत एक राष्ट्र नहीं है, यहाँ पर 2 राष्ट्र हैं, हिंदू और मुसलमान। 4. कांग्रेस के अधिकतर नेता पंथ निरपेक्ष थे और संप्रदाय के आधार पर भारत का विभाजन करने के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी का विश्वास था कि हिंदू और मुसलमान साथ रह सकते हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। उन्होंने विभाजन का घोर विरोध किया। उन्होंने कहा, मेरी पूरी आत्मा इस विचार के विरुद्ध विद्रोह करती है कि हिंदू और मुसलमान 2 विरोधी मत और संस्कृतियां हैं। ऐसे सिद्धांत का अनुमोदन करना मेरे लिए ईश्वर को नकारने के समान
है। तथ्य वांछित। बहुत सालों तक गांधी और उनके अनुयायियों ने कोशिश की कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर न जाए और इस प्रक्रिया में हिंदू और मुसलमान गरमदनों के नेता उनसे बहुत चिढ़ गए। अंग्रेजों ने योजनाबद्ध रूप से हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के प्रति शक को बढ़ावा दिया। मुस्लिम लीग ने अगस्त 1946 में सीधी कार्यवाही दिवस मनाया और कलकत्ता में भीषण दंगे किए जिसमें करीब 5000 लोग मारे गए और बहुत से घायल हुए। ऐसे माहौल में सभी नेताओं पर दबाव पड़ने लगा कि वे विभाजन को स्वीकार करें ताकि देश पूरी तरह युद्ध की स्थिति में। भारत के विभाजन के ढांचे को 3 जून प्लान या माउंटबेटन योजना का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा लंदन के वकील सर सिरिल रैडक्लिफ ने तय की। हिंदू बहुमत वाले इलाके भारत में और मुस्लिम बहुमत वाले इलाके पाकिस्तान में शामिल किए गए। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया जिसमें विभाजन की प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया। इस समय ब्रिटिश भारत में बहुत से राज्य थे जिनके राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार ने तरह तरह के समझौते कर रखे थे। इन 565 राज्यों को आजादी दी गई कि वे चुने कि वे भारत या पाकिस्तान किस में शामिल होना चाहेंगे। अधिकतर राज्यों ने बहुमत धर्म के आधार पर देश चुना। जिन राज्यों के शासकों ने बहुमत धर्म के अनुकूल देश चुना उनके एकीकरण में काफी विवाद हुआ। देखें भारत का राजनीतिक एकीकरण। विभाजन के बाद पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया और भारत ने ब्रिटिश भारत की कुर्सी संभाली। 5. संपत्ति का बंटवारा संपादित करें। ब्रिटिश भारत की संपत्ति को दोनों देशों के बीच बांटा गया लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी खींचने लगी। गांधी जी ने भारत सरकार पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को धन जल्दी भेजे जबकि इस समय तक भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो चुका था और दबाव बढ़ाने के लिए अनशन शुरू कर दिया। भारत सरकार को इस दबाव के आगे झुकना पड़ा और पाकिस्तान को धन भेजना पड़ा। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उससे पूर्व माउंटबेटन ने भारत सरकार से पाकिस्तान सरकार को 55 करोड़ रुपए की राशि देने का परामर्श दिया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आक्रमण के दृष्टिगत ये राशि देने को टालने का निर्णय लिया है किंतु गांधी जी ने उसी समय यह राशि तुरंत दिलवाने के लिए आमरण अनशन शुरू कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप यह राशि पाकिस्तान को भारत के हितों के विपरीत दे दी गई। नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के इस काम को उनकी हत्या करने का एक कारण बताया लेकिन नाथूराम गोडसे का ये दुष्कृत्य अत्यंत निंदनीय था जिसे किसी भी रूप में क्षमा नहीं किया जा सकता था। गांधीवादियों का मत था कि महात्मा गांधी प्राणी मात्र को एक समान दृष्टि से देखते थे किंतु तत्कालीन तनाव के माहौल में भी ऐसा उत्कृष्ट चिंतन सिर्फ महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तित्व का ही हो सकता था। इसी कारण आम जनमानस उनकी इस उत्कृष्ट भावना को समझ न सका और उनके विरोधी खड़े हो उठे। गांधी जी की ये उदारता लोगों को देश हित के विरुद्ध लगी और अपनी इस उदारता का परिणाम गांधी जी को अपनी जान देकर